बढ़िया, आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। चलिए देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। कक्षा 9वीं का अध्याय 2 का, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज हमें पढ़ना है कक्षा 9वीं के विज्ञान का अध्याय 2। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय पढ़ा था हमने पदार्थ क्या होता है। आज हम जानेंगे कि पदार्थ जो होते हैं क्या वह शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जिसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ जिसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आप क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले जानेंगे हम शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या जानेंगे? तत्व। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तत्व। जितने भी हमारे तत्व होते हैं शुद्ध होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट बायल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1960 में यह बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी जो तत्व होते हैं अविभाज्य होते हैं और ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, क्लोरीन, सोना, ब्रोमीन और जितनी भी गैसें हैं, ये सभी क्या है? हमारे तत्व का है। क्या है? हमारे तत्व ही कहलाते हैं। ठीक है, ना तो इन्हें विभाजित किया जा सकता है और ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है तत्वों की विशेषताएं। क्या है? तत्वों की विशेषताएं। सबसे पहला क्या है? प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण क्या होता है? परमाणु होता है। प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, जो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, पिछले अध्याय में परमाणु किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे नहीं। जो लोग भी नहीं जानते हैं पिछला वीडियो देख लें और इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, देखो आगे क्या होता है। अगली विशेषता क्या है? समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में क्या होते हैं? समान होते हैं। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन और गुणधर्म में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, आगे तीसरी विशेषता देखो। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। समान तत्व के परमाणु क्या थे? समान संगठन और गुणधर्म वाले थे। भिन्न तत्व के परमाणु क्या होंगे? भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होंगे। ठीक है, आगे। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिनमें से 27 तत्व मानव निर्मित हैं तथा शेष क्या हैं? प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। चलो आगे पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण। धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो, तत्वों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा क्या होता है? उपधातु। तो सबसे पहले हम जानेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? जितने भी ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन बनाते हैं। धातु सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ठीक है, या ऐसे गुण रखते हैं, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में देखो सोना,
चांदी, तांबा, सोडियम इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं जो धनायन बनाते हैं। और ये सभी ऊष्मा के या विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे सोडियम हमारा होता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ये क्या है? यानी सीधा सीधा हम जानेंगे कि जितने धातु होते हैं सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और धनायन यानी कि जिस पे जितना आवेश होगा वह उतने ही प्रबल धातु होंगे। दूसरा है अधातु, नॉन मेटल, जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, गंधक रूप में पाया जाता है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। सीधा सीधा जितनी गैसें हैं सभी क्या होती हैं? अधातु होती हैं। सभी गैसें क्या हैं? अधातु हैं। जैसे क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बनाता है? Cl- यानी निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आयन बनाता है। ऐसे ही जितने भी हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो क्या है? अधातु है। तीसरा देखते हैं उपधातु, मेटेलॉइड्स। ये क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। जैसे धातु तथा अधातु दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। जैसे में एंटीमनी हो गया, सॉरी आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और भी बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, ये क्या है? उपधातु हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया शुद्ध पदार्थ में तत्व। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? यौगिक यानी कंपाउंड्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों, परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा निर्मित पदार्थ ही हमारे क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनते हैं, क्या होते हैं? हमारे यौगिक होते हैं। जैसे में पानी देख लो, क्या है? पानी हमारा है। ठीक है, किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है, क्या हमारा? H2O। नमक देखो क्या है? यह सोडियम और क्लोरीन आयन से मिलके बना है, क्या? NaCl यानी कि नमक। ठीक है, तो यह हमारे क्या थे? यौगिक। आइए जानते हैं यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले जानेंगे यौगिक विशेषताएं क्या हैं। यह तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित व उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक के बनने में प्रायः ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित होते रहते हैं। प्रत्येक यौगिक क्या होता है? शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। क्या होता है? प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है, जिसका निश्चित गलनांक व क्वथनांक भी होता है। और इनके गुण इनके अवयवी तत्वों के गुणों के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक के गुण जो होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों के क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये थे हमारे शुद्ध पदार्थ, तत्व तथा यौगिक। चलो आगे पढ़ते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? आइए पढ़ते हैं। इम्प्योर सबस्टेंस। क्या है? अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सबस्टेंस। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यानी सीधा सीधा जितने अशुद्ध पदार्थ होते हैं सभी क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ठीक है, देखो, दो अथवा दो से अधिक प्रकार के द्रव्यों का
किसी भी अनुपात में मिले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। दो अथवा दो से अधिक प्रकार के द्रव्यों का किसी भी अनुपात में मिले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण में देखो, मिश्र धातु में क्या है? हमारे मिश्रण हैं। इस्पात क्या है? मिश्रण है। बारूद क्या है? मिश्रण है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ जो हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, जानेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और विसमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है और इनका गुणधर्म भी क्या होता है? समान होता है। यानी कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन व गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इनके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि पानी में हमने चीनी को घोल दिया, ठीक है, और इसका मिश्रण बना लिया, उसमें हम नमक को या चीनी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? समान रूप से मिल जाते हैं। तो ये क्या है? हमारे समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, विसमांगी मिश्रण क्या है? विसमांगी मिश्रण यानी वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जिसका प्रत्येक भाग समान नहीं होता है विसमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना भी क्या होती है? एक समान नहीं होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा क्या होती है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि पानी में हमने क्या मिला दिया? बालू, मिट्टी, चौक, जो भी ये मिला दिया, तो क्या होता है? हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये क्या थे? हमारे मिश्रण के प्रकार दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, आगे जानेंगे विलयन। क्या होगा? विलयन। विलयन भी क्या होता है? एक तरह का मिश्रण ही होता है। ठीक है, और ये कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा क्या होगा? पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए शरबत, नींबू पानी इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या है? विलयन। देखो, विलयन क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, और जैसे देखो दो तरह के विलयन नहीं, इनके दो अवयव होते हैं। इनके अवयव दो तरह के होते हैं। जैसे पहला विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। जानेंगे विलयन कैसे बनता है? विलायक और विलेय दोनों के मिलने से बनता है। विलायक पदार्थ क्या होता है? विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, तथा विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। जैसे पानी और नमक का घोल है, तो नमक क्या हमारा है? विलेय है, और पानी क्या है? विलायक है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे जानते हैं विलयन के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? विलयन के गुण। देखो, विलयन क्या होता है? हमारा समांगी मिश्रण होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसमें विलेय तथा विलायक के कणों के आकार क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? विलयन प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करता है। क्या करता है? प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करता है, क्योंकि विलयन के कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे हम अपनी आँखों के द्वारा खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे विलयन के कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अतः विलयन में से विलेय
के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके कण अस्थायी होने के कारण इन्हें विलयन में से विलेय के कणों को समान विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आगे, विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा, जिसका व्यास अगर देखें तो 10 की पावर माइनस 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10। बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम खुली आँखों या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आगे जानते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार वैसे तो देखा जाए तो 3 प्रकार के ही होते हैं, बट यहाँ पे विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे ठोस से ठोस अगर मिलाएंगे तो कुछ और बनेगा, ठोस से द्रव मिलाए तो कुछ और मिलेगा। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में, तो इसको हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, आपको किताब में देखना होगा। ठीक है, आगे देखिए विलयन के प्रकार क्या है। सांद्रण के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे में पहला क्या है हमारा? तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विलायक की मात्रा में विलेय की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। दूसरा देखो सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में क्या होती है? कम या लगभग समान ही होती है सांद्र विलयन कहलाता है। तो ये दोनों हम अच्छे से याद रखेंगे और इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है? संतृप्त विलयन। चलो जानते हैं संतृप्त विलयन। वह विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे में अगर देखें तो क्या है? किसी भी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलेय की मात्रा क्या होती है? उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता या क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, अगला विलयन क्या है? असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, किसी विलयन में, ध्यान से सुनना, किसी विलयन में विलेय की मात्रा असंतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो आगे जानते हैं इसके बारे में। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार का विलयन ही क्या कहलाती है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है,
यह सामान्य ताप पर क्या होता है? निर्भर नहीं, सॉरी, सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होता है। ध्यान से सुनना, सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होता है। ठीक है, आगे जानते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, क्या है? विलयन की सांद्रता। तो जानेंगे कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान से सुनना, जैसे में देखो, विलयन की सांद्रता बराबर क्या है? विलेय का द्रव्यमान जो कि मात्रा में होगा बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। किसके बराबर होगी? विलयन की सांद्रता के बराबर होगा। आगे देखो, विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए दो राशियां निम्न होती हैं। जैसे पहला क्या है हमारा? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 किसके बराबर होता है? यही हमारा होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। जब इसके बारे में बताएंगे एक प्रश्न के द्वारा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की टेंशन दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, या बराबर में विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, ये क्या है? हमारे विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए दो राशियां निम्न हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। पहला क्या था? विलयन। क्या पढ़ा था? विलयन, जिसमें मैंने पढ़ा था संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये सभी तरह के 5 तरीके के विलयन होते हैं। आगे जानेंगे हम कोलाइडल अवस्था। ठीक है, कोलाइडल अवस्था या कोलाइडी अवस्था क्या होता है? वैज्ञानिक से थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में अनेक पदार्थों के जलीय विलयनों को चर्मपत्र झिल्ली से गुजार कर देखा तथा इस आधार पर उन्होंने पदार्थों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन में उसको मिला के एक छानौटे के माध्यम से छान के बताते थे कि यह कैसा पदार्थ है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला क्रिस्टलाभ। उन्होंने बताया क्रिस्टलाभ क्या होता है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से गुजारने पर विलयन शीघ्रता से झिल्ली के दूसरी ओर चला जाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टलाभ कहलाता है। यानी कि चीनी का घोल है, उसे हम एक जाली के माध्यम से छानेंगे तो वो दूसरी तरफ भी आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था हमारा? क्रिस्टलाभ बताया इन्होंने, थॉमस ग्राहम ने। दूसरा उन्होंने क्या बताया? कोलाइड। ठीक है, पहला क्रिस्टलाभ बताया, दूसरा क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड क्या है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से सुगमता से निकलने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी आसानी से उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या हमारा था? कोलाइड। ठीक है, क्या था? कोलाइड कहलाया। जैसे गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया इत्यादि।
ये सभी क्या है, आसानी से चर्मपत्र झिल्ली के आर पार नहीं हो सकते थे। तो इसे इन्होंने क्या कहा, कोलाइड नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, कोलाइड नाम दिया। लेकिन यह कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। जैसे कि आज की डेट में अगर कहा जाए तो कोलाइड की आधुनिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कोलाइड की आधुनिक अवस्था के आधार पर देखो, आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर नहीं करती है, कणों के आकार पर निर्भर करती है। ये क्या है, हमारी आधुनिक अवधारणा है। देखो क्या है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर प्राप्त विलयनों को कणों के आकार के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। विलयन या वास्तविक विलयन हमने पहले ही पढ़ चुका है। हमें आगे क्या पढ़ना है, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन। क्या पढ़ना है, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। यह भी एक क्या है, विसमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, जिसे हम नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। क्या होता है, नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। जैसे गोंद हो गया, रक्त हो गया, स्याही हो गया, इसमें उपस्थित कणों को हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। आगे देखो क्या है, तीसरा निलंबन यानी सस्पेंशन। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य या इससे अधिक होता है। ठीक है, इसे हम अपनी खुली आँखों अथवा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं आसानी से। और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, निलंबन अस्थायी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है निलंबन अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए पेंट हो गया, मिट्टी का जली विलयन और वायु में धुआं। ठीक है, क्या है, यह अस्थायी है। आगे देखो कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं क्या हैं। 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। एक है परिक्षिप्त प्रवस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। जैसे में विलेय क्या है, हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था है। ठीक है, दूसरा जानेंगे क्या है, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्सन मीडियम वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। जैसे विलायक, ध्यान रखना जो हमारा विलेय है वह परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो विलायक है वह क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, इसको याद रखना। आइए आगे जानते हैं क्या है कोलाइडी विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या है, ब्राउनी गति। कोलाइडी कणों का अव्यवस्थित रूप से लगातार अनियमित गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है।
कोलाइडी कणों का अव्यवस्थित रूप से लगातार अनियमित गति करना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। दूसरा क्या है? टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के किरणपुंज का प्रकीर्णन के फलस्वरूप शंकु रूप में दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे हम देखते हैं ना, अगर किसी कमरे में खिड़की से अगर धूप आ रही है तो उसमें से हमें दिखता है, या टॉर्च का जलना अंधेरे में, ठीक है, ये सभी क्या है? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। आगे देखो क्या है? विद्युत कण संचलन। क्या है? विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आवेशित कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र में वितरित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। आवेशित कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखो क्या है? स्कंदन या अवक्षेपण यानी कि कोअगुलेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। क्या है? कोअगुलेशन या प्रिसिपिटेशन। देखो क्या होता है? कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश के विद्युत अपघट्य। कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश के विद्युत अपघट्य को मिलाने पर कोलाइडी विलयन के कण उदासीन होकर अवक्षेप का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। एक नियम और दिया गया था, किसके अनुसार? हार्डी-सुलजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हार्डी-सुलजे नियमानुसार विपरीत आवेश के आयनों, ठीक है, यानी कि जिसे को बोला गया स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक होने पर उनका स्कंदन क्षमता भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, हार्डी-सुलजे नियम अनुसार विपरीत आवेश के आयनों की संयोजकता अधिक होने पर क्या होती है? उनकी स्कंदन क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा अध्याय जो आज खत्म हुआ। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।